हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज एजुकेशन वाला आदित्य में। तो आज हम जानेंगे एनसीईआरटी सीरीज कक्षा 6 का चैप्टर 3 का नाम है आरंभिक नगर। इसमें 2 बच्चे हैं जिनका नाम जसपाल और हरप्रीत है। इस टॉपिक का नाम पुराने भवन का संरक्षण है। संरक्षण मतलब होता है बचाव। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास ही गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, जो बात कर रही थी महिलाएँ, एक ने कहा, "इसकी वास्तुकला को देखो।" वास्तुकला मतलब होता है घर की बनावट की सुंदरता। इसकी वास्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्शा नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, "हमें मंत्री जी को एक पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें।" यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर के से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है? हड़प्पा, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, उसकी कहानी पर एक नज़र डालते हैं। हड़प्पा की कहानी अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों ने अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंट मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई, जिससे कई इमारतों पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विकविदों ने इस स्थल को ढूँढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारत और चीज़ें मिली हैं, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतों कहा गया है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4300 साल पहले हुआ था। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रहना चाहिए? इसका विचार अपने मन में करो दोस्तों। क्या पुरानी इमारतों को तोड़कर उसके स्थान पे नई इमारतें बनाई जानी चाहिए या पुरानी इमारतों को सुरक्षित रहना चाहिए? इन नगरों की विशेषता क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊँचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में था। ऊँचाई वाले भाग को पुरातात्विकविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्से की चारदीवारियाँ पक्की ईंटें से बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हज़ारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे, जिससे कि दीवार खूबसूरत, मजबूत रहे। कुछ नगरों या नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पे मोहनजोदाड़ो को एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातात्विकविदों ने महान स्नानागार कहा, जिसमें लोग स्नान करते थे, उसे स्नानागार कहते थे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरह के उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएँ से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसर पर स्नान किया करते होंगे। यह नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातात्विकविदों को अनोखी वस्तुएँ मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, दोस्तों बाट उसे कहते हैं जिससे किसी वस्तु को तौला जाता है। मोहरे, मणक्के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले। दोस्तों ये है मानचित्र 3 उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। मोहनजोदारो जो सिंधु नदी के तट पे था, तत तत्काकोह ये भी एक नगर था। सुमुद्रो, धौलावीरा, तुर्कोतदा, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गंभीरीवाला। देखिए दोस्तों यहाँ पे झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी के निकट हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ था। सिंधु नदी के निकट मोहनजोदारो सभ्यता और रावी नदी के निकट हड़प्पा सभ्यता मिला था। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इसीलिए इसके बाद जितने भी नगर खोजे गए, सबको हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना गया। आगे चलते हैं। देखिए,
यही है मोहनजोदारो का महान स्नानागार, जिसमें सीढ़ियाँ, कमरे सारे बनाए गए हुए हैं। भवन, नाले और सड़कें, उस समय के भवन, नाले और सड़कें कैसी थी इसके बारे में हम लोग जानते हैं। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएँ भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियाँ को सड़क की नालियाँ में जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों में ढके होने नालों के ढके होने के कारण उनमें जगह-जगह पर मैनहोल बनाए गए थे, जिसके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। देखिए दोस्तों, ये है हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई इस तरीके से की जाती थी। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर बताओ। इसकी चर्चा आप खुद करें। पिछले अध्याय में हमने जाना था, जो लोग घर कैसे बनाकर रहते थे, गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे और इस पाठ में हम लोग देखते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज के बाद पता चला, कि लोग पक्की ईंटों के घर में मानता 2 मंजिला घर होते थे, उसमें रहा करते थे। दोनों में यही अंतर है। नगरीय जीवन, इस बिंदु पर प्रकाश डालते हुए हम लोग देखेंगे हड़प्पा के नगरों की बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे या संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मणक्के तथा सोने-चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीज़ों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मोहरों पर लिखते ही थे। जो दोस्तों लिखते हैं, मोहरों पर उन्हें लिपिक कहा जाता था और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे, जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री-पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह-तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएँ भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएँ लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बनी कई खिलौने भी मिले हैं, जिनसे बच्चे खेलते होंगे। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गाँव में रहते होंगे? ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उसमें बने नालों, ऊपर एक कुआँ बनाई गई और नीचे हड़प्पा की एक मुहर, जो दोस्तों देख रहे हैं, सबसे ऊपर मोहनजोदाड़ो की एक सड़क और उसमें बनी नाला दिखाया गया है। ये जो चित्र है, ये सड़क और उसमें बनी नाला दिखाया गया है और उसके नीचे जो सड़क है, ये कुआँ है। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। ये जो बाईं ओर है, ये इसमें घोड़े जैसा एक चित्र बना हुआ है, ये मुहर है। एक मुहर के ऊपर के चित्र एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं ओर एक पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। दोस्तों, ये जो खिलौने देख रहे हैं आप लोग, ये पक्की मिट्टी की बनाई गई है, जिससे बच्चे खेलते थे। अगला टॉपिक है नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें, जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातात्विकविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली है, उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, काँसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबा और कांसा जो होता था, तांबा का एक दूसरा रूप कांसा होता है, जिससे औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मणक्के, बाँट और फलक है। ऊपर पत्थर के बाँट देखो, ये जो है उजला-सा, ये पत्थर का बाँट है। कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाँटों को बनाया गया है। इन्हें चर्ट पत्थरों से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में पाए मणक्के, इनमें से कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराश कर मणक्के बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। ये जो दोस्तों देख रहे हैं, यही है मणक्का, जो पत्थर से बनाया जाता था। मध्य में बाएँ पत्थर के धारदार फलक हैं। ये जो देख रहे हैं, ये धारदार फलक है पत्थर के। नीचे बाईं में नीचे दाईं में कढ़ाईदार वस्त्र है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से
बनी मूर्ति जो मोहनजोदाड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। ये जो मूर्ति है, इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन के लिए किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, जो आप पृष्ठ संख्या 61 में देखेंगे। अध्याय 2 में तुमने जिन गाँवों के बारे में पढ़ा, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो ऐसी कला और सभ्यता उस समय नहीं विकसित थी दोस्तों। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदाड़ो से कपड़े के टुकड़े का अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं ये चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण वैज्ञानिकों ने किया था। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे विशेषज्ञ है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेते हैं, जैसे पत्थर तराशना, मनक्के चमकाना और फिर मोहरों का कच्चीकारी करना आदि। पृष्ठ 26 पर चित्र देखें कि मूर्ति का चेहरा कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और इसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये जो चित्र है दोस्तों, इसी के बारे में बताया जा रहा है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि यह सिर्फ पुरुषों ही ऐसे काम के प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। ये जो चित्र है दोस्तों, इसे हम फेयंस कहते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। पेंस से मनक्के, चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। कच्चे माल की खोज, अगला टॉपिक है कच्चे माल की खोज में। कच्चे माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या वस्तुओं में अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनमें से फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों को वे दूर-दूर से आयात करते थे। आयात मतलब होता है मँगवाना, किसी भी चीज़ को दूर से मँगवाने का अर्थ होता है आयात। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसे बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात अभी के गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। ये जो दोस्तों खिलौना देख रहे हैं, एक खिलौना है और दूसरा मोहर है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का प्रयोग करते थे? पिछले अध्याय में क्या तुमको पहिए वाले वाहन की जानकारी दी गई है? दोस्तों, आयात करने के लिए पहिए वाले वाहन होते थे, जिसके आगे बैल या घोड़ा को लगाकर आयात-निर्यात का काम उस समय किया जाता होगा। प्रायतः समुद्र के मार्ग से भी आयात-निर्यात का काम किया जाता होगा। नगरों में रहने वाले के लिए भोजन, जो लोग नगरों में रहते थे, उनके लिए भोजन कैसे आता था, उसके बारे में देखते हैं। लोग नगरों के अलावा गाँव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल में हल तो नहीं बच पाई है, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। बच्चों का खिलौना हल, आज हल
चलाने वाले ज़्यादातर किसान पुरुष होते हैं। हमें ज्ञात नहीं कि क्या हड़प्पा में भी यही प्रथा थी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर-दूर तक ले जाया जाता था। वे पेड़ जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में अधीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ भी थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में विभक्त किया गया था, यानी बाँटा गया था। इसके हर एक हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊँची-ऊँची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था, जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े-बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी से जरा गया है। यह एक अनोखे अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुएं पर पाए जाते थे। गुजरात की संभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था, जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबने से बनी उनकी छाप मिले हैं। लोथल का बंदरगाह, यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता होगा। ये जो दोस्तों चित्र है, ये लोथल का बंदरगाह है। यहाँ पर एक इमारत मिली है, जहाँ संभवतः मनक्के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मनक्के, मनक्के बनाने वाले उपकरण और तैयार मनक्के भी यहाँ से मिले हैं। ये जो चित्र है, ये है मुद्रा यानी मुहर। मुद्रा को आज हम लोग रुपया भी कहते हैं। उस समय मुद्रा या मुहर इस तरह से होते थे। मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डब्बों या थैलों को चिह्नित करने के लिए किया जाता होगा, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप मुहरबंदी कहलाती है। मुहर की जो छाप होते थे, उसे मुहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी, तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। यानी उस समय भी लोग ऐसे-ऐसे तरकीब अपनाते थे, ताकि महँगे सामान या कीमती सामानों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो सके, के साथ कोई फेर-बदल ना करे। आज भी मुहर का प्रयोग होता है। पता लगाओ कि मुहर का उपयोग किस लिए किया जाता है। दोस्तों वही बात है, मुहर का प्रयोग असली और बिना छेड़छाड़ वाली वस्तुओं का पहचान देता है। अगला टॉपिक है सभ्यता के अंत का रहस्य, यानी हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो लिखी है, उसका अंत का रहस्य क्या है? लगभग 4000 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का उपयोग बंद हो गया। दूर-दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदारो से मोहनजोदारो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ खूब सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियाँ सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन पर असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियाँ उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नए और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। अगला सेक्शन है कल्पना करो। तुम अपने माता-पिता के साथ 400 साल पहले लोथल में मोहनजोदारो की यात्रा कर रहे हो। यानी अगर आप कल्पना करें, मन में सोचें कि अगर आप 400
4000 साल पहले अपने माता-पिता के साथ लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता-पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या-क्या ले जाएँगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या खाओगे एंड क्या देखोगे? आओ याद करें, पुरातात्विक विदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? दोस्तों, इसका ज्ञात एक मूर्ति से हुआ है, जिस पे कपड़ा-नुमा और उसे कपड़ा पहनाया गया था। उससे ज्ञात होता है कि उस समय लोग कपड़े का इस्तेमाल करते थे। निम्नलिखित को सुमेल करो, यानी इसका मतलब है कौन-सी चीज़ें कहाँ से आयात की जाती थी, उसमें मिलान करना है। जैसे तांबा कहाँ से आते थे, सोना कहाँ से आया करता था, टीन कहाँ से आया करता था, बहुमूल्य पत्थर किस राज्य से मँगाया करते थे। तो इसका सुमेल करना है। ये आप खुद करके देखिए, तब पढ़ने का कुछ फ़ायदा हो पता चलेगा। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएँ, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे? अगला क्वेश्चन है, आओ चर्चा करें। इस अध्याय में पक्की मिट्टी, टेराकोटा से बने सभी खिलौने की सूची बनाओ। इनमें से कौन-कौन से खिलौने बच्चों को ज़्यादा पसंद आए होंगे? जैसे खिलौनों में तरह-तरह के जानवरों का खिलौना मिट्टी से बनाया जाता था। मिट्टी के हल बने देखे आप लोगों ने, वो सब खिलौने थे। तो उस सब में आप अगर बच्चे होते तो किस खिलौने को ज़्यादा पसंद करते? वो बताइए। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या-क्या खाते हो? निशान लगाकर बताओ। दोस्तों, हड़प्पा के लोग सामान्यतः गेहूँ, जौ, मटर इस तरह के भोजन करते थे। अगर आप उस भोजन को करना चाहें तो आप अभी के समय में क्या-क्या चीज़ मिलते हैं उस पे निशान लगा सकते हैं। हम देख लेते हैं कुछ उपयोगी शब्द। नगर, नगर दुर्ग, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई, इन सब शब्द ऊपर में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ, मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले होती थी। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले हुआ। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले हुआ था। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले हुआ था। एक क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, हड़प्पा के किसान और पशुपालक का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिसके बारे में तुमने पिछले अध्याय से पढ़ा? अपने उत्तर में इसका कारण बताओ। दोस्तों, प्रायतः हड़प्पा के लोग हल का उपयोग करना सीख गए थे और इससे पहले जो हमने पिछले अध्याय में पिछले चैप्टर में पढ़ा था, उस समय खेती के लिए पत्थर के औजार का उपयोग किया जाता था। तो यही भिन्नता है। आओ करके देखें, इस सेक्शन में है 7वां क्वेश्चन, अपने शहर या गाँव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाकों में बनी हैं? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? अगर आपके इलाके में कोई ऐसा शहर या गाँव है, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतें बनी हुई हैं, जो अभी किस लिए उसका यूज़ किया जाता है, वो आपको कारण बताना है। 8वां क्वेश्चन है, तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? या पता करो कि अब कितनी पुरानी है और इसकी देखभाल कौन करता है? तो इसके साथ चैप्टर 3 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें।